गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। द्रव क्रिस्टल के क्या सिद्धांत हैं, उसे हम किस प्रकार से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। आप सभी पढ़ चुके हैं कि लिक्विड क्रिस्टल एक तरह का टर्बिड लिक्विड है, आविल द्रव है। सर्वप्रथम लेहमान साइंटिस्ट ने लिक्विड क्रिस्टल का अध्ययन किया था और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें कोई भी कण दिखाई नहीं दिए, और जब उसे छाना गया या फिल्टर किया गया तो भी कोई कण ऊपर प्राप्त नहीं हुए। तो इसका मतलब कि इन कणों को फिल्टर पत्र से भी नहीं छाना जा सकता था, मतलब कि बहुत छोटे छोटे कण थे। तो अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकाला गया कि लिक्विड क्रिस्टल एक तरह का होमोजीनियस सिस्टम है, जहाँ की एटम या पार्टिकल्स जो हैं वो जो है सभी तरफ उसकी कंसंट्रेशन समान होती है। इसको समझाने के लिए जो थ्योरी रखी गई वो थी स्वार्म थ्योरी। स्वार्म थ्योरी क्या कहती है, ये देखिए, ये मैंने आपको स्वार्म थ्योरी के बारे में बता रखा है। स्वार्म थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इसका आधार क्या है? 1909 में ई बॉस साइंटिस्ट ने लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर अध्ययन करा और उन्होंने देखा कि जो लिक्विड क्रिस्टल हैं उनके छोटे छोटे से बंडल्स बन जाते हैं। ये बंडल्स जो होते हैं ये कहलाते हैं स्वार्म। तो स्वार्म क्या है? छोटे छोटे से द्रव क्रिस्टल में उपस्थित छोटे अणुओं के समूह के छोटे समूह जो हैं वो, जिन्हें कि स्वार्म कहा गया है, वो समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। और ये अपने आप में ग्रुप में तो समानांतर होते हैं, परंतु दूसरे के साथ में उसकी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से कई छोटे छोटे समूह जो हैं वो दिखाई देते हैं और हर समूह एक छोटे से क्रिस्टल की तरह व्यवहार करता है, परंतु वह दूसरे क्रिस्टल से समानता नहीं दिखाता है। तो इस तरह की कई क्रिस्टल समूह जो हैं वो उसमें अव्यवस्थित रूप से उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि जब प्रकाश डाला जाता है तो वो प्रकाश को स्कैटर्ड कर देते हैं, और स्कैटरिंग के कारण वो टर्बिड भी दिखाई देते हैं। तो प्रत्येक समूह अपने आप में एक क्रिस्टल समूह है, व्यवस्थित है, परंतु सामूहिक रूप से वो अव्यवस्थित है। तो यदि हम एक समूह की बात करें तो वो पारदर्शी है, परंतु यदि समूह की बात करें, पूरे क्रिस्टल के लिक्विड क्रिस्टल की बात करेंगे तो वो टर्बिड लिक्विड होता है। तो ये जो है स्वार्म थ्योरी का आधार था कि यही कारण है कि जब लिक्विड क्रिस्टल जो प्राप्त होता है फ्रॉम द सॉलिड, तो उसकी टर्बिडिटी का कारण क्या है, उसमें क्यों वो धुंधलापन या क्लैरिटी नहीं पाई जाती है जो कि लिक्विड में पाई जाती है, और यदि इस लिक्विड क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है तो किस प्रकार से टर्बिडिटी या जो उसकी धुंधलापन है, अविलियत है, वो जो है समाप्त हो जाती है, वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका कारण भी साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो स्वार्म छोटे छोटे से बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ, अब स्वार्म जो अपने आप में तो पैरेलल है, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, पर दूसरे के साथ में वो कोई निश्चित पैटर्न में नहीं है, परंतु जब गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल के अणु की गति बढ़ जाती है, वो एनर्जी लेते हैं और गति बढ़ जाती है, जिसके कारण से अणु आपस में एक दूसरे में मिलने लगते हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, एक दूसरे से जो है ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, और जो है समूह जो है क्रमशः छोटे होते चले जाते हैं, और छोटे होने के कारण से जो होमोजीनियस सिस्टम की तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं,
और ये जो छोटे छोटे समूह हैं फिर इतने छोटे हो जाते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो कोई निश्चित नहीं रहता है, जो कि स्वाम में था। और वो प्रकाश का प्रकीर्णन भी इस कारण से बंद कर देते हैं, और अल्टीमेटली एट सर्टेन टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स इनटू द क्लियर लिक्विड। तो इस प्रकार से वो पारदर्शी द्रव में बदल जाता है, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रांजिशन पॉइंट से लेकर मेल्टिंग पॉइंट तक का जो सफ़र जो तय होता है, या जो प्रक्रिया चलती है, जो स्वच्छ द्रव के बनने के लिए, जिसमें कि समदैशिकता का गुण आ जाता है। विषम दैशिकता से प्रारंभ होता है। विषम दैशिकता का गुण जो है लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, और समदैशिकता का गुण लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो विषम दैशिकता से टेम्परेचर को बढ़ाने से जो है वो धीरे धीरे स्वाम छोटे होते जाते हैं, समूह अपना अस्तित्व खोते चले जाते हैं, और जो एटम या मॉलिक्यूल है वो होमोजीनियस सिस्टम में, जो सिस्टम है वो पूरा होमोजीनियस होने लग जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी भी चेंज होने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो है टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाती है और क्लियरिटी आ जाती है। तो ये जो है इसका आधार था स्वाम थ्योरी का। परंतु हर थ्योरी के साथ में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, कुछ कमियां भी हो जाती हैं। तो वो कमियां क्या थी? ये जो द्रव क्रिस्टल है कि कुछ ही सॉलिड्स के द्वारा बताया जाता है, और उसमें भी हमने पहले अध्ययन किया है इसके बारे में कि जो दीर्घ श्रृंखला युक्त अणु होते हैं, चाहे वो ईथर्स हों, चाहे एस्टर्स हों, या उसके बीच में कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, C+C ग्रुप भी हो सकता है, या तो वो कुछ के द्वारा ही क्यों दिखाया जाता है। तो परंतु ये भी आवश्यक नहीं है कि सारी लंबी श्रृंखला युक्त यौगिकों में ये गुण पाए जाए। तो इसका क्या कारण है? दूसरा, जो इस समूह के द्वारा ये भी नहीं समझाया जा सकता था कि जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है उसमें जो सीढ़ी नुमा संरचना बना लेता है, उसे भी नहीं समझाया जा सकता था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव क्रिस्टल एक डेफिनेट टेम्परेचर पर तुरंत ही स्वच्छ द्रव में क्यों बदल जाता है, जबकि यह प्रक्रिया तो धीरे धीरे होती है। तो ये डेफिनेट टेम्परेचर पर ही क्यों स्वच्छ द्रव में बदलता है? तो ये चीज़ों को स्वाम थ्योरी के द्वारा नहीं बताया गया, इसकी ये कुछ लिमिटेशंस रहीं। नेक्स्ट जो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। देखिए बच्चों, जो लिक्विड क्रिस्टल है उसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। ये प्रॉपर्टीज़ जो है द्रव क्रिस्टल को बहुत अधिक उपयोगी बनाती हैं, यहाँ तक कि हम इसे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। परंतु हम इस चीज़ पर कभी गौर नहीं करते कि क्या ये हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या इसमें जो लुब्रिकेंट जो काम में लिया है क्या वो लिक्विड क्रिस्टल हो सकता है। तो आपने जो अभी तक चैप्टर में पढ़ा, आपने ये कहा कि ये इनकी परतीय संरचना होती है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, सोप लाइक होते हैं, इनमें एक लेयर पर से दूसरी लेयर सरकती है। तो इसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है, और इंडस्ट्री में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो ह्यूमन बॉडी में किया जाता है। पाचन क्रिया में जो भोज्य पदार्थ है वो भी मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में परिवर्तित होते हैं, और शरीर उसी अवस्था को एब्जॉर्प्शन जो है आसानी से कर पाती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ताप अध्ययन में, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में देखिए, ये मैंने
लिखा है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, इस पर आज हम अभी थोड़ा विस्तृत रूप से मैं आपको समझाती हूँ कि जो लिक्विड क्रिस्टल है वो भी ठोस क्रिस्टल की तरह डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। और जब किसी सॉलिड या किसी क्रिस्टल के ऊपर श्वेत प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश या तो डिफ्रैक्ट हो जाता है, वापस से चला जाता है, या ट्रांसमिट या फिर जो है परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो परावर्तित प्रकाश होता है, विकिरण होती है, का पूरक रंग ही क्रिस्टल का रंग होता है। ये तो एक सामान्य सी थ्योरी होगी कि कोई भी क्रिस्टल का जो हमें रंग दिख रहा है वो जो परावर्तित विकिरणें हैं वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसी रंग का हमें वो क्रिस्टल दिखाई देगा। परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, और दूरी बढ़ने के साथ साथ जो परावर्तित विकिरण है उसका रंग भी बदलता है, और विकिरण का रंग बदलने के साथ ही उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी चेंज होगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर के साथ में ये चेंज आ रहा है। तो यही चीज़ हमारे लिक्विड क्रिस्टल में हो रही है। तो कॉलिस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो टेम्परेचर के साथ में उसमें कलर में चेंज आता है। तो इन प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं इनका उपयोग इंडिकेटर टेप्स बनाने में किया जाता है। शरीर का ताप मापने के लिए इंडिकेटर टेप्स बनाने में कॉलिस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, और यही कहलाता है थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी मतलब कि टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो दो लेयर्स के बीच की दूरी चेंज होगी, और जो प्रकाश गिर रहा है उससे परावर्तित प्रकाश की विकिरणें चेंज होगी और उसी के अनुसार उसके रंग में परिवर्तन होगा। तो ये है हमारे थर्मोग्राफी का सिद्धांत या थ्योरी। इसका उपयोग जो है मानव शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो, कैंसर हो, उसका साइज़ पता करने में, मतलब उसका डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है, वो सब चीज़ों के अध्ययन करने में किया जाता है। तो सबसे पहले इसे जो लिक्विड क्रिस्टल होता है इसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और उसके पश्चात जो है ये सारे अध्ययन किए जाते हैं। जो परावर्तित विकिरणें होती हैं वो डिटेक्टर द्वारा ले ली जाती हैं, और फिर उनको जो है रिकॉर्डर पर लेकर परावर्तित विकिरणों का जो मान है वो उच्च तकनीकी के द्वारा जो है उसका जो है रिकॉर्डिंग करके उसका स्क्रीनिंग इत्यादि किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर कितना डेवलप हो चुका है, उस सब चीज़ों का जानकारी इससे प्राप्त करके उपचार में आसानी हो जाती है। तो ये थोड़ा थर्मोग्राफी का उपयोग हो गया। दूसरा जो उपयोग है वो है 7 सेगमेंट सेल में, अर्थात 7 सेगमेंट सेल या 7 खंड सेल में भी लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, पीएच मीटर है, पेट्रोल और डीजल में जो हम देखते हैं कि जहाँ से हम मीटर दौड़ता है तो हमें 0 से लेकर 9 तक के अंक जिसमें प्रदर्शित होते हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल से बने हुए ए से लेकर जी तक के 7 सेल होते हैं, और इनका उपयोग करने के लिए अंकों को बाइनरी कोड में बदलकर फिर उसकी डिकोडिंग की जाती है, और इससे जो है स्क्रीन पर बने हुए 0 से 9 तक के अंक दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से डिजिटल घड़ियों या कैलकुलेटर
सभी में इसी प्रकार से अंकों को पढ़ा जाता है। तो इसका लिक्विड क्रिस्टल का ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग हो गया। इसी प्रकार से जो है इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट के कारण भी कई जगह किया जाता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखकर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये अपारदर्शी हो जाता है शुरू में, और फिर जब विद्युत क्षेत्र लगाकर वहाँ से दूर किया जाता है तो फिर से स्वच्छ पारदर्शी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं इसके कारण भी डिजिटल कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लिक्विड स्टेट जो चैप्टर आपका दिया गया था फिज़िकल केमिस्ट्री में, वो आज कंप्लीट हो गया है। और इसका जो असाइनमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।